नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां आसरा गृह मामले में से जुड़ी हुई ये खबर। 12 साल की एक और बच्ची की मौत हो गई है फूड पॉइजनिंग से। ये तीसरी बच्ची की मौत की खबर जो बेहद दुखद है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान ये तीसरी बच्ची की मौत की खबर आ रही है। 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। पटना के डीएम ने जांच के आदेश हालांकि दे दिए हैं और टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो टीम अपनी रिपोर्ट आज शाम तक सौंपने वाली है। इस बीच पटना पुलिस की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद से कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी। शेल्टर होम के 3 लड़कियों की मौत के अब मामले में पटना पुलिस आज से मामले की जांच शुरू करने वाली है। जांच टीम पटना डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समाज कल्याण विभाग ने इस जांच टीम का गठन किया है और विभाग के 3 सदस्यों की टीम भी इसमें जांच में जुटने वाली है। अधीक्षक समेत 19 कर्मी जिनके ऊपर यह कार्रवाई की शुरुआत हुई है, उसमें अधीक्षक शामिल है। 19 कर्मी शामिल है आसरा गृह के, जिन्हें नोटिस दिया गया है। खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया गया है। 30 से ज्यादा लड़कियों ने बताया जा रहा है कि खिचड़ी खाई थी और उसी खिचड़ी को खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार ये सभी बच्चियां होती हैं। 7 नवंबर की तारीख सुबह शेल्टर होम में खिचड़ी परोसी गई, जिसको खाने के बाद 30 बच्ची की तबीयत बिगड़ती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी है, 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। फिल्म एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकी देने से मामले में इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें आरोपी कुंदन सिंह से पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई है। रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख का पोता कुंदन सिंह बताया जा रहा है। आदतन ये शख्स अपराधी बताया जाता है। रंगदारी मांगने की जांच हालांकि पुलिस की तरफ से इस वक्त किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर एक मामला अलग से भी दर्ज हो सकता है, जो संभावना जाहिर की जा रही है। अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस शख्स को आप देख पा रहे होंगे। अब इस शख्स से पूछताछ भी की जा रही है और यह माना जा रहा है कि जहां तक शराब पीकर इस फोन कॉल और धमकी देने के मामले की बात हो रही है, जांच में कई और भी एंगल जोड़ रहे हैं, उस पर भी पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी है। वहीं पटना से एक और बड़ी खबर, सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी दी गई है। इस बार फोन से नहीं बल्कि डाक से ये धमकी भरा पत्र भेजा गया है। कुंदन कुमार नामक शख्स ने धमकी दी है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है जरा वो भी जान लीजिए। चिट्ठी में लिखा गया है कि मेरा मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बार बार तुमको फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते हो। तुम्हारी उल्टी गिनती अब चालू हो गई है। तुम्हारे पूर्णिया आवास अर्जुन भवन को 15 दिन में उड़ा दिया जाएगा। तुमको अगर हमसे संपर्क करना है तो चिट्ठी में मेरा नंबर लिखा है, उस पर संपर्क करो। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से पप्पू यादव ने सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है। अगर अनुमति मिले तो उसके नेटवर्क को 24 घंटे में ध्वस्त कर देंगे। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाने से जुड़ी हुई, जहां पर थाने में तैनात महिला सिपाही ने बाथरूम में खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि फंदे से लटककर इस महिला सिपाही ने अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सिपाही की पहचान चांदनी कुमारी के तौर पर की गई है। एएसपी ने यह भी कहा कि महिला सिपाही को बाथरूम में जब काफी देर हुआ तो महिला जवानों ने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद बाथरूम में तौलिया टांगने वाले हैंगर से ही दुपट्टे के सहारे लटका हुआ महिला का शव बरामद किया गया। महिला सिपाही के कमरे से नोट भी मिला है, जिसमें पारिवारिक तनाव की वजह से जान देने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। मुसरी घरारी थाना में ERV के 6 पर एक महिला सिपाही 768 चांदनी कुमारी कार्यरत थी और वो मुसरी घरारी थाना के 2य तल पर रहती थी। आज करीब 3 बजे के आसपास महिला सिपाही 1168 कंचन कुमारी बाथरूम में नहाने के लिए जब गई तो दरवाज़ा लगा हुआ था, तो उसको जब हटाई तो देखी कि
चांदनी कुमारी वहाँ फंदे से लगा करके बैठ। मुंगेर में बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने असरगंज पुलिस की मदद से हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना पर रहमतपुर वासा में छोटू के घर ये छापेमारी हुई। घर के अंदर से 7 फीट गहरे टंकी नुमा तहखाने में बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान को जब्त किया गया है। साथ ही घर के मालिक सूर्य प्रकाश सहित 5 हथियार निर्माताओं को भी हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में तस्करों ने ये बताया कि तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में चल रहे दूसरे हथियार फैक्ट्री की जानकारी जो है वो सामने आई है और 2 तस्करों को हथियार बनाने वाली मशीन के साथ भी पकड़ा गया। लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। वहीं कटिहार के बनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर 83 में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने यह कहा कि भागलपुर से निरंजन कुमार अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी दौरान श्रवण यादव के फायरिंग की वजह से गोली निरंजन कुमार के पैर में लग गई। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी श्रवण यादव की खोजबीन में जुट गई है। शादी था, हाँ। शादी के मामले साइड में खड़े थे और कैसे लगा गोली, जब लगा तब हमको पता चला और हम यहाँ शादी में आए थे, हम बाहर का हैं। तो अब कौन चलाया, कैसे चलाया, ये हमको पता नहीं। शादी का मतलब डीजे बाज रहा था, सरवन यादव ने गोली चलाया था। अच्छा, उसके सामने 2 आदमी था। सरवन यादव कौन है? बराड़ी प्रखंड का है, माना चांदपुर गढ़। अच्छा, आप देखे थे गोली चलाते हुए? औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पचरुखिया के लड़ुइया जंगल से एक आईईडी बम को बरामद किया। हालांकि बाद में उसे डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने 5 केजी के इस आईईडी बम को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से प्लान किया हुआ था, जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया। अगली खबर सिवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने युवक चंदन कुमार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना गुरनी थाना क्षेत्र के बरपलिया गांव की है। चंदन गुठनी से अपने घर बरपलिया जा रहा था और तभी अपराधियों ने उसे घेरा और सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद नाराज लोगों ने गुठनी दरौली मेन रोड को जाम कर दिया और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के आश्वासन की मांग की जाने लगी। आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। खबर बेगूसराय से, जहां पर गीदड़ के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जी हां, मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का है, जहां एक गीदड़ ने करीब 6 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में ताजपुर के विपुल झा और उनकी पत्नी सुनैना देवी, पड़ोसी पुरुषोत्तम चौधरी भी शामिल हैं। विपुल झा ने कहा कि पत्नी घर के बाहर मवेशी को चारा देने के लिए जा रही थी और तभी घात लगाकर बैठे गीदड़ ने हमला किया। पत्नी को बचाने गए पति और पड़ोसी पर भी गीदड़ हमला कर देता है, जिसमें ये लोग सभी जख्मी हुए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गीदड़ और बंदर को पकड़ने की मांग की है। खोली, गेट पर बैठा हुआ था, बस इसको धर लिया पाँव। कौन सी था? अति था, सियार था। अच्छा, गिदड़ था। हाँ। जब इसको धर लिया तो ये हल्ला किया था। बाथरूम में थे, बाथरूम से निकल कर आए। हाँ। तो इसको छुड़ाने में हम भिड़ गए उसके साथ। दोनों खूब उठम पटकी हुआ गिदड़ के साथ। हाँ, गिदड़ के साथ उठम पटकी हुआ। हाँ। हम उसको पिछला टांग पकड़ कर 4-5 पटका भी मारे कल। अच्छा, तब जाकर से इसको छोड़ा। यहाँ से गिदड़ और बंदर दोनों से आतंक से जनता परेशान रहता है, ठीक ना।
तो हम तो यही कहेंगे कि वन विभाग को सूचित करके बंदर को और गिद्दर को दोनों को यहाँ से हटवाया जाए। खबर दानापुर से, जहां पटना एम्स में नर्सिंग स्टाफ से छेड़खानी के विरोध में एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने गेट नंबर 1 को जाम कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नर्सिंग स्टाफ को सुरक्षा देने की मांग पुलिस से की है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने नर्सिंग स्टाफ को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही शिफ्ट चेंज होने के समय में एम्स से नवादा मोड़ तक पुलिस गश्ती का भरोसा भी दिया गया। और झारखंड में अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर जो है वो अब तेज हो चुका है। अमित शाह की ताबड़तोड़ आज 3 सभाएं होने वाली हैं। गिरिडीह, गांडेय और डुमरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह आपको नजर आएंगे। सुबह 11:30 बजे का वक्त, जब गिरिडीह के आम बागान में अमित शाह की ये सभा होने वाली है। इसके अलावा दोपहर के 1:15 पर गांडेय के कुसुम्भा में सभा को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। दोपहर 2:30 बजे डुमरी के ऊपर घाट में सभा करते हुए दिखेंगे अमित शाह। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज झारखंड पहुंचने वाले हैं। धनबाद, बोकारो और बेरमो में चुनावी सभाओं को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और इस चुनावी सभा की शुरुआत जो है वो सुबह के 11:30 बजे से होने वाली है, जो धनबाद कोयलांचल के निरसा नया डांगा काली मंदिर मैदान में होगी। और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में सभा होगी योगी आदित्यनाथ की। वहीं दोपहर 2 बजे बेरमो के कारगिल फुटबॉल मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी सभा करेंगे, यानी ताबड़तोड़ आज दूसरे चरण के लिए कई दिग्गज स्टार प्रचारक जो बीजेपी के हैं वो आपको नजर आने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे गिरिडीह में चुनावी सभा करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। बिरनी के हाई स्कूल मैदान में अगली चुनावी जनसभा, जिसमें दोपहर 2:15 पर देवघर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान। वहीं बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय सभागार में सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और सीएम नीतीश और दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। सभी मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। राज्य सरकार कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी, पटना से बड़ी खबर, आज कैबिनेट की बैठक और सुबह 11:30 बजे का वक्त, जब सरकार इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है। और अब बात बिहार में मौसम के मिजाज की, जिसमें तेजी के साथ बदलाव नजर आता है। सुबह और शाम अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आज से बिहार में धुंध के साथ तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। पटना समेत 9 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। पटना मौसम विभाग केंद्र से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज जो है वो तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के जानकार जो हैं वो बता रहे हैं कि पटना समेत 9 जिलों में जो है ठंड बढ़ेगी और जो कोहरा है वो भी घना होगा। जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की तरफ से, उसके मुताबिक पटना के साथ साथ दक्षिण बिहार के जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना जो है वो आज से जताई जा रही है, जबकि उत्तर बिहार में 9 जिले जो हैं वहाँ घना कोहरा छाया रहने के आसार जताए जा रहे हैं। बताते ये चले कि चंपारण के इलाके में घने अस्तर का कोहरा छाया रहा है। दिन के 10 बजे मौसम साफ होने की संभावना जो है वो जताई गई है और इसके साथ साथ राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वो डेहरी ऑन सोन यानी कि वहाँ पे 17 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उत्तर बिहार के 9 जिलों में सुबह के समय में मध्यम से घना अस्तर का कोहरा छाया रहने के आसार हैं। जिन जिलों में कोहरे की जो स्थिति बनी है उनमें सबसे अधिक जो है वो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है। इन जिलों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, ये आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। और कुछ जगहों पर जो विजिबिलिटी है वो 1000 मीटर से भी नीचे हो सकती है। तो इसको देखते हुए लोगों से भी अपील किया जा रहा है। जो चिकित्सक है वो ये अपील कर रहे हैं कि अभी मौसम का मिजाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग जो बता रहे हैं आज से यानी कि मौसम का जो करवट है वो बदलने वाला है और
की स्थिति हालांकि अभी नहीं है, लेकिन कुहासे का स्थिति है वो बना रहेगा और सुबह शाम जो है ठंड का प्रकोप जो है, ठंड का असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हुए लोग जो हैं वो ठंड से बचने के उपाय भी जरूर करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में आज भी घना कोहरा और स्मॉग जो है वो छाया हुआ है और यही वजह है कि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आती है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखती हैं। दिल्ली एनसीआर में AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। स्मॉग की वजह से कल कई उड़ानें जो हैं वो डाइवर्ट करनी पड़ी थी और आज भी ऐसे ही हालात बने नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एनसीआर में भी यही स्थिति, दिल्ली से लेकर एनसीआर तक सांसों पर संकट किस तरीके से गहराता हुआ नजर आता है और विजिबिलिटी स्मॉग की वजह से बेहद कम है और यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सी लगती नजर आती है। दिल्ली के अगर AQI लेवल की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। तो बिहार की हवा भी लगातार जहरीली ही बनी हुई है। AQI लेवल खतरे के निशान से नीचे नहीं आ रहा और बात चाहे पटना की हो या फिर पूर्णिया की, हर एक जिला जो है इस वक्त इसी तरह की परिस्थितियों में है। कमोबेश सभी जिलों का हाल एक जैसा ही दिखता है और सांस लेना यहां भी दूभर हो गया है। तो लगातार हवा जो है वो जहरीली बनी हुई है। औरंगाबाद में AQI लेवल 163 है, तो नालंदा में 176 है, हाजीपुर में 165, मुजफ्फरपुर में 168 और सभी खराब स्थिति की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। पूर्णिया में हालात और ज्यादा खराब है, जहां पर 273 AQI लेवल दर्ज किया गया। तो सहरसा और पूर्णिया में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल है और सभी जिले बिहार के जो हैं वहां पर जहरीली हवा में ही सांस लेने की मजबूरी लोगों के सामने नजर आती है। और ये और AQI लेवल की अगर हम बात करें तो AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम बात AQI लेवल पटना की करें तो पटना का AQI लेवल जो है वो 158 है, गया का AQI लेवल जो है 189 है, औरंगाबाद का AQI लेवल जो है 163, नालंदा का AQI लेवल 176, हाजीपुर की बात करें तो यहाँ का AQI लेवल जो है 165, मुजफ्फरपुर का 168, छपरा का 152, मोतिहारी का 124, बेतिया का 159, आरा का 117, बेगूसराय का 156, पूर्णिया का 273, किशनगंज का 162, भागलपुर का 185, अररिया का 168, समस्तीपुर का 194 और सहरसा का AQI लेवल जो है वो बिहार में सबसे ऊपर यानी कि 276 है। तो कह सकते हैं कि सहरसा का सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पे जो है पूर्णिया, जहाँ का AQI लेवल जो है वो 273 है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना हो या दूसरे ज़िले हैं, सभी जगहों पर जो AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। हालांकि लगातार जो सरकार है ये लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने आसपास के इलाके, शहर की जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखें ताकि AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से नीचे आ सके और लोग खुली सांस जो है वो ले सकें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा के राजगीर खेल एकेडमी में 11 से 20 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेल का आयोजन जो है वो हो चुका है, जिसमें भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की हॉकी टीमें भाग ले रही हैं। आज अगर हॉकी मुकाबले की बात की जाए तो तीसरा दिन है इस मुकाबले का और आज के दिन साउथ कोरिया बनाम मलेशिया का मैच आपको बेहद दिलचस्प नजर आएगा। जापान बनाम चाइना एक दूसरे के सामने सामने होंगे। वहीं भारत बनाम थाईलैंड का हॉकी मैच बेहद रोमांचक आपको दिखेगा। बता दें कि चीन और भारत लगातार 2 मैच जीतकर पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं। वहीं अन्य 4 देश के खिलाड़ी मैच जीतने की कोशिश में। वहीं मुजफ्फरपुर में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी पर बाबा गरीबनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, पंचामृत के साथ स्नान करवाया गया और रंग बिरंगे फूलों से बाबा का महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। इस दौरान लोगों ने पूरे भक्ति भाव से बाबा गरीबनाथ की आरती की। हर साल के तरह इस साल भी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष तिथि पे, प्रदोष तिथि पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया। सबसे पहले बाबा गरीबनाथ जी को दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान करा के फिर चंदन का लेप लगा के अच्छा चढ़ा के और फिर बाबा गरीबनाथ जी का फूल से महाश्रृंगार हुआ
और बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार हुआ। काफी संख्या में भक्त भी जुटे दर्शन करने के लिए और फिर वहां प्रसाद का वितरण किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।